ये कैसा दर्द है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरा पूरा शरीर अंदर से जल रहा है, जैसे मेरे भीतर कोई आग लग गई हो। कंगन की चमक ने उसके अंदर की सोई हुई नागिन शक्ति को जगाना शुरू कर दिया था। उसने आईने में देखा और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से परे था। ये मैंने क्या देखा? मेरी आंखें, क्या मैं पागल हो रही हूँ? मैं कौन हूँ? क्या है ये कंगन? मुझे कोई दैत्य बना रहा है। नंदिनी का छिपा हुआ अतीत भयानक रूप से उस पर हावी होने लगा था। एक पहाड़ी इलाके का शांत और खूबसूरत गांव। ये गांव न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता बल्कि अपनी प्राचीन शांति और छिपे हुए रहस्यों के लिए भी जाना जाता था। नंदिनी नाम की एक लड़की के लिए उसके हाथों का चांदी का कंगन 5 सालों से एक भयंकर अनसुलझा रहस्य बन चुका था। ये केवल एक गहना नहीं था, बल्कि एक भारी बोझ था, जिसे उतारने की कल्पना भी उसे असहनीय पीड़ा देती थी। आकाश की निगाहें जैसे ही नंदिनी पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक गहरी स्नेह भरी मुस्कान फैल गई। वो अपने कंधे पर रखा फावड़ा एक तरफ रखता है और धीरे से उसके पास पहुंचता है। नंदिनी उसे देखकर थोड़ा शर्माती है और फूलों की टोकरी में अपनी नजर छिपा लेती है। वो क्षण था जब 2 दिलों की अनकही बातें हवा में तैरने लगती थी। नंदिनी, आज तुम सुबह सुबह इस शांत बगीचे में? मुझे लगा तुम सीधे मंदिर जाकर गुरुदेव के लिए जल भरने जाओगी। यहाँ तो तुम्हें देखकर लगता है कि कमल के फूल भी तुम्हें देखकर ईर्ष्या कर रहे होंगे, क्योंकि तुम्हारी आभा उनसे कहीं ज्यादा सुंदर है। मंदिर तो हमेशा ही जाना है आकाश, पर आज तुम्हारी माँ ने मुझे कुछ खास पवित्र फूल यहीं से लाने को कहा था। उन्होंने कहा था कि इस कमल कुंड के फूल सबसे शुद्ध होते हैं और किसी शुभ अनुष्ठान के लिए जरूरी है। भला मैं उनकी बात कैसे टाल सकती थी? खास फूल मेरी माँ के लिए या मेरे लिए, जो हर सुबह बस इसी उम्मीद में इस रास्ते से निकलता है कि शायद इस सुंदर बगीचे में मुझे तुम्हारी एक झलक मिल जाए। मेरी तो हर सुबह तुम्हारी एक मुस्कान से ही शुरू होती है। जो तुम समझो आकाश, तुम तो बातों में किसी को भी उलझा सकते हो, पर अब मुझे सच में देर हो रही है। माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। अगर मैं जल्दी नहीं पहुंची तो वो नाराज हो जाएंगी। जैसे ही नंदिनी जाने के लिए मुड़ी, आकाश की नजर उसकी कलाई पर पड़ी। कंगन हमेशा की तरह उसकी त्वचा में कसकर धंसा हुआ था। चांदी का होने के बावजूद वो अजीब सा काला दिख रहा था, जैसे किसी पुराने रहस्य को छिपाए हुए हो। ये कंगन आकाश को हमेशा असहज कर देता था। नंदिनी, मेरी बात सुनो। ये कंगन, क्या ये तुम्हें सच में दर्द नहीं देता? ये हमेशा इतना कसकर क्यों बंधा रहता है, जैसे तुम्हारी कलाई को जकड़ रहा हो? इसे उतारकर कोई नया चमकीला कंगन क्यों नहीं पहन लेती? मैं तुम्हारे लिए सबसे सुंदर चूड़ियां ला सकता हूँ। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है आकाश। इसे उतारना अशुभ होता है। हमारे परिवार में इसे रक्षा सूत्र मानते हैं। ये मेरी रक्षा करता है। तुम चिंता मत करो, ये मुझे जरा भी दर्द नहीं देता। बस ये मेरे लिए पवित्र है। मुझे यह रक्षा सूत्र से ज्यादा एक बंधन या श्राप लगता है। मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ नंदिनी। मैं तुम्हारी हर घबराहट को पहचानता हूँ। क्या तुम मुझसे कोई गहरा रहस्य छिपा रही हो? तुम इससे इतनी डरती क्यों हो? नहीं आकाश, प्लीज बस इतना समझ लो कि ये कंगन मेरी अस्तित्व का हिस्सा है और इसके बारे में और कोई सवाल मत करो। ये मेरी जिंदगी है। अब मुझे सच में जाना होगा। सुप्रभात। नंदिनी तेजी से बागीचे से निकल जाती है। आकाश अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है। उसके मन में नंदिनी के लिए अटूट प्रेम था, लेकिन इस कंगन और उसके रहस्य ने
उनके बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी कर दी थी। वो गहरी चिंता और दुविधा में डूबा रह जाता है, ये सोचते हुए कि उसकी प्रेमिका आखिर किस अज्ञात बोझ को ढो रही है। गुरुदेव अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनका चेहरा शांत और ज्ञान से भरा था। आकाश बेचैन मन से उनके सामने बैठा था। रात की घटना ने उसे बेचैन कर दिया था और नंदिनी की चुप्पी उसे और डरा रही थी। गुरुदेव, मुझे अजीब से सपने आ रहे हैं। मैं रात भर सोया नहीं। मैं एक विशाल चमकदार नाग देखता हूँ जिसकी आंखें बिल्कुल नंदिनी जैसी हैं, लेकिन वे क्रोध से भरी है। यह कैसा संकेत है गुरुजी? क्या नंदिनी सच में खतरे में है? मैं उसे खोने से डरता हूँ। ये सपना नहीं पुत्र, ये संकेत है। यह जमीन जिस पर तुम खड़े हो एक प्राचीन और पवित्र रहस्य को छुपाए हुए है, जिसका समय अब आ गया है। तुम्हारी नंदिनी कोई साधारण कन्या नहीं है। वह नाग वंश के राजा रुद्र और परिवंश की राजकुमारी चंद्रलेखा के मिलन से उत्पन्न हुई 7वीं पीढ़ी की संतान है। उसकी शक्ति इस सृष्टि में संतुलन बनाती है। नील परी के वस्त्र रंग बिरंगे और चमकदार थे। उसके मुकुट से हीरे मोती की आभा निकल रही थी। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हल्के से तैरती दिखती है, मानो हवा पर बैठी हो। मैं नील परी हूँ बाबा, परीलोक की सर्वोच्च रक्षक, और मैं यहाँ वो शक्तिशाली संतुलन बचाने आई हूँ जो टूटने वाला है। मुझे महसूस हो रहा है कि नंदिनी की नागिन शक्ति जाग रही है। स्वागत है परी, तुमने आने में बहुत देर नहीं की, लेकिन संकट का बीज बोया जा चुका है। संकट वही है, नंदिनी अब अपनी पहचान को और दबा नहीं पाएगी। उसका कंगन जो उसकी शक्ति को मानव रूप में बांधता था, अब कमजोर पड़ रहा है। नागमणि की शुद्धता खतरे में है। नागमणि? नागिन? क्या नंदिनी को खतरा है? तुम कौन सी शक्ति और श्राप की बात कर रही हो? गुरुदेव, मुझे समझाइए। तुम केवल एक मानव हो। तुम उस अदृश्य दुनिया के रहस्य को नहीं समझ सकते, लेकिन इतना जान लो, तुम्हारा प्रेम उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि प्रेम उसे कमजोर बना रहा है और उसका अनियंत्रित विष तुम्हारी जान ले सकता है। तुम्हें उससे दूर रहना होगा। गुरुदेव, ये कौन थी और नंदिनी को किस खतरे से बचाने की बात कर रही है? मैं उसके बिना नहीं रह सकता। खतरा बाहर से नहीं, बल्कि नंदिनी के अंदर से आ रहा है, और इसका इलाज केवल नागमणि के पास है, जो उसके हृदय में सील है। तुम जाओ आकाश, नंदिनी का साथ मत छोड़ना, लेकिन सावधान रहना। महाकाल तांत्रिक का साया इस गांव पर आ चुका है। उस रात गांव में प्रकृति का भयानक रूप देखने को मिला। मूसलाधार बारिश की आवाज, गरज की आवाज और तेज हवा का शोर, ये सब नंदिनी के दिल की धड़कन से ज्यादा तेज था। वो घर में अकेली बैठी थी और अपने बचपन की धुंधली यादों में खोई हुई थी। उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था, सिवाय उस कंगन के। अचानक उसे अपनी कलाई में एक असहनीय दर्द महसूस हुआ, जो किसी सर्प के डसने जैसा था। आह आह, ये कैसा दर्द है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरा पूरा शरीर अंदर से जल रहा है, जैसे मेरे भीतर कोई आग लग गई हो। वो दर्द से जमीन पर गिर जाती है और अपनी कलाई पर बंधे चांदी के कंगन को देखती है। कंगन तेजी से एक असामान्य नीली रोशनी में चमकता है और उसकी कलाई पर एक गहरा काला नाग जैसा निशान छोड़ देता है। नंदिनी का चेहरा पीड़ा से विकृत हो जाता है। वो जैसे तैसे खड़ी होती है और लड़खड़ाते हुए आईने के सामने पहुंचती है। दर्द इतना भयानक था कि नंदिनी के मुंह से पूरी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। कंगन की चमक ने उसके अंदर की सोई हुई नागिन शक्ति को जगाना शुरू कर दिया था। उसने आईने में देखा और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से परे था।
नंदिनी आईने में खुद को देखती है। एक पल के लिए उसकी आंखों की पुतलियां तेज नीली चमक से भर जाती है और उसकी प्रतिबिंब एक भयानक नागिन के रूप में बदल जाती है। आधा इंसान आधी नागिन। ये भयानक बदलाव एक झटके में गायब हो जाता है। ये मैंने क्या देखा? मेरी आंखें, क्या मैं पागल हो रही हूँ? मैं कौन हूँ? क्या है ये कंगन? मुझे कोई दैत्य बना रहा है। नंदिनी का छिपा हुआ अतीत भयानक रूप से उस पर हावी होने लगा था। उसे अपने पिता की धुंधली लेकिन गंभीर बचपन की चेतावनी याद आई। आवाज गूंजती हुई, जब आसमान रोए और पृथ्वी कांपे तो खुद को दुनिया की नजरों से छिपा लेना बेटी। तुम्हारा रहस्य जागने लगेगा और तुम्हारा विष किसी को भी भस्म कर सकता है। नंदिनी डरकर जमीन पर बैठ जाती है और कंगन को कसकर पकड़ लेती है, जैसे वो उसकी आखिरी ढाल और उसका अंतिम बंधन हो। बाहर तूफान चल रहा था और अंदर उसके अस्तित्व का तूफान शुरू हो चुका था। नंदिनी का मन अंदरूनी दर्द और रात के डरावने अनुभव से भरा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो एक सामान्य लड़की है या कोई रहस्यमय प्राणी। तभी उसके सामने नील परी प्रकट होती है। तुम कौन हो? तुम कल मंदिर में थी ना? मैंने सुना। तुम मेरे सामने क्यों आई हो? मैं वो हूँ जो तुम्हारे अंदर के जन्मजात सच को जानती हूँ। तुम्हारा नाम नंदिनी नहीं है, तुम्हारा वास्तविक नाम सर्पनी है। आधा नागिन आधा परी। और अब तुम्हारी नागिन शक्ति तुम्हें पुकार रही है। तुम ये क्या बोल रही हो? बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। मैं कोई नागिन नहीं हूँ। मैं इस गांव की एक साधारण लड़की हूँ जिसके पास कोई शक्ति नहीं है। अच्छा, तो इस काले पड़ चुके कंगन के बारे में ही बता दो जो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम साधारण हो तो ये तुम्हारी कलाई पर किसी जंजीर की तरह कसकर क्यों बंधा है? क्या इसे हटाने का ख्याल भी तुम्हें असहनीय पीड़ा नहीं देता? सुनो नंदिनी, ये कंगन तुम्हारे परिवार ने तुम्हें तब पहनाया था जब तुम्हारा नागिन रूप पहली बार जागा था और तुम्हारे विष ने तुम्हारे पिता की उंगली को छू लिया था। ये तुम्हें मानव की दुनिया में बांधे रखने का श्राप है जिसे मेरे पूर्वज परियों ने तुम्हारे पिता के साथ मिलकर बनाया था ताकि तुम सुरक्षित रहो। लेकिन अब ये टूट रहा है क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो। परी की जादुई हस्तक्षेप ने काम किया। नंदिनी का दर्द असहनीय हो गया। कंगन की चमक असामान्य रूप से तेज हो गई और उसकी आंखों से अनजाने में पानी निकल आया। आह, आह, क्यों कर रही हो तुम ये? मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। महाकाल तांत्रिक आ रहा है। वो 1000 साल से तुम्हारी नागमणि की तलाश में है जो तुम्हारे हृदय में है। अगर उसने तुम्हें छुआ तो वो तुम्हें अपने भयानक काल दर्पण तंत्र से हमेशा के लिए 7वें तबके में कैद कर देगा और तुम्हारी शक्ति चुरा लेगा। काल दर्पण, ये क्या है? ये वही प्राचीन काला जादू है जिससे तुम डरती हो। वो तुम्हारी शक्तियों को छीन लेगा। तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम्हें ये कंगन तोड़ना होगा। तुम्हें पूर्ण नागिन परी बनना होगा नंदिनी, तभी तुम खुद को और इस दुनिया को बचा पाओगी। जैसे ही नील परी की बात पूरी हुई, बाजार में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। हवा में अजीब सी ठंडक छा गई और देखते ही देखते सारा बाजार कुछ ही देर में बिल्कुल खाली हो जाता है। महाकाल आ चुका था। उसके आगमन से प्रकृति भी सहमी हुई थी। नंदिनी के पास अब सच को स्वीकार करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि काला साया तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। अब उसे अपने अस्तित्व के सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार होना था। जैसे ही नील परी ने नंदिनी को चेतावनी दी, महाकाल तांत्रिक अपने काले जादू के साथ उस सुंदर बगीचे में प्रकट हो गया। उसका आगमन इतना भयावह था
के फूल मुरझाने लगे और कमल कुंड का जल काला पड़ गया। नंदिनी और नील परी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब उन्हें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ना था। आखिरकार 7वीं पीढ़ी की नागिन परी, मैंने 1000 साल इंतजार किया है सर्पिणी। तुम्हारा कंगन कमजोर पड़ चुका है और तुम्हारी शक्तियां अस्थिर हैं। अब तुम्हारे हृदय में रखी नागमणि मेरी होगी। महाकाल, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। तुम्हें इस गांव की शांति भंग करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें नागमणि छूने भी नहीं दूंगी। तुम भूल रहे हो तांत्रिक, नंदिनी अब अकेली नहीं है। मैं परीलोक की रक्षक हूँ। मेरी जादुई छड़ी का प्रकाश तुम्हारे काले जादू को भस्म कर देगा। एक तुच्छ परी और एक भ्रमित नागिन। तुम दोनों मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। काल दर्पण को मेरी शक्तियों की जरूरत है और वह शक्ति तुम्हारे भीतर है। नील परी तुरंत अपनी जादुई छड़ी से महाकाल की शक्तियों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन महाकाल की शक्ति बहुत विशाल थी। जादुई छड़ी से टकराने के बाद भी काली ऊर्जा की एक लहर नील परी को पीछे ढकेलती है। नंदिनी, ये बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें अपनी नागिन शक्ति को जगाना होगा। केवल विष ही इसे रोक सकता है। मैं नहीं जानती इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी आकाश तेजी से बगीचे में दौड़ता हुआ आता है। उसने गुरुदेव की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। वो नंदिनी को खतरे में देखकर क्रोधित हो जाता है। तुम कौन हो दुष्ट? मेरी नंदिनी को हाथ भी मत लगाना। ओ, यह तुच्छ मानव तुम्हारा सबसे बड़ा कमजोर पहलू है। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें नष्ट कर देगा। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मेरे आकाश को ठीक कर दो। अपने प्रिय को खतरे में देखकर नंदिनी पूरी तरह टूट गई। उसका सारा ध्यान आकाश पर चला गया। यही वो पल था जिसका महाकाल इंतजार कर रहा था। मोह और पीड़ा का पल। नंदिनी की रक्षा की भावना क्षण भर के लिए कमजोर पड़ गई। अब तुम मुझे नहीं रोक सकती परी। नागमणि अब मेरी है। नंदिनी, दूर रहो। भाग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मेरे आकाश को ठीक कर दो। नागमणि बाहर आते ही नंदिनी का शरीर तेजी से कमजोर पड़ जाता है। उसकी आधी नागिन शक्तियाँ चली जाती हैं। अब वो एक साधारण मानव की तरह महसूस करने लगती है। बस उसका परी अंश थोड़ा सा बाकी है। महाकाल, ये तुम क्या कर रहे हो? यह अब मेरा है। इस मणि की शक्ति से मैं काल दरवाजे को खोलूंगा। अब 7वां तबका मुझे पुकार रहा है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। गुरुदेव, महाकाल जीत गया। नागमणि उसके पास है। नंदिनी की शक्तियाँ चली गई। मैंने पहले ही कहा था, यह होना ही था। यह नागमणि का पहला चक्र है। नंदिनी, तुम्हारे दिल में जो शुद्ध परी अंश बचा है वह तुम्हें बचाएगा। मैं आकाश को कैसे बचाऊं? मेरे पास अब कौन सी शक्ति है? मेरा प्रेम ही उसे खतरे में डाल गया। आकाश को तांत्रिक के काले जादू से आघात पहुंचा है। तुम्हारी शक्तियां खत्म नहीं हुई है। तुम्हारा परी स्वरूप अब मुक्त हो चुका है। अब तुम उड़ सकती हो, माया जाल बना सकती हो, लेकिन नागिन शक्ति के बिना यह शक्ति अधूरी है। लेकिन गुरुदेव, काल दरवाजा कहाँ है? वो कहाँ अनुष्ठान करेगा? वह असुरों का प्राचीन गढ़ जो बर्फीले पहाड़ों में है। महाकाल वहाँ 3 दिन तक अनुष्ठान करेगा। 3 दिन बाद वह काल दरवाजा मृत्यु का द्वार खोल देगा। मैं जाऊंगी। मैं उसे रोकूंगी। नागमणि मेरी है
और मैं उसे वापस लाऊंगी। नंदिनी, तुम्हारे पूर्वज नागराज रुद्र और परिराज कुमारी चंद्रलेखा ने एक असंभव प्रेम किया था। उनके मिलन से जो संतान हुई वह इतनी शक्तिशाली थी कि देवताओं को डर हुआ। इसलिए उस शक्ति को नागमणि के रूप में तुम्हारे हृदय में सील कर दिया गया। लेकिन मेरा कंगन क्या था, और अब आकाश का क्या होगा, और मेरा विष? वह कंगन तुम्हारी नागिन शक्ति को स्थिर रखने का काम करता था, ताकि तुम मानव रूप में रह सको और तुम्हारा विष तुम्हारे परिजनों को जला न दे। महाकाल ने जानबूझकर नागमणि छीना, क्योंकि अगर नागमणि तुम्हारे अंदर होता तो वह उसे छू भी नहीं पाता। तो गुरुदेव, नागमणि के बिना मेरे अंदर का जहर अब भी आकाश को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, तुम्हारा परिअंश जाग गया है। जब नागमणि अंदर था तो वह जहर अनियंत्रित था। अब जहर शांत हो गया है, क्योंकि नागमणि के बिना तुम्हारी शक्ति शुद्ध प्रेम से नियंत्रित होगी। नंदिनी हिचकिचाते हुए धीरे से बेहोश आकाश के हाथ को छूती है। उसका हाथ नहीं जलता है। नंदिनी के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये सच है, मैं उसे छू सकती हूँ। मेरा प्रेम अब खतरा नहीं है। हाँ पुत्री, अब तुम्हारे पास तुम्हारे प्रेम की शक्ति भी है। जाओ, नील परी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। महाकाल को रोकने के लिए तुम्हें और भी बड़ी शक्ति की जरूरत होगी। नंदिनी ने पहली बार महसूस किया कि उसका प्रेम उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। आकाश अब पूरी तरह स्वस्थ था और उसे अपने पिछले जन्म की धुंधली स्मृतियां यानी कि पुरानी यादें भी आ रही थी। लेकिन इस जीत की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। महाकाल ने अपने पीछे एक भयंकर रहस्य छोड़ दिया था। कालासुर। नंदिनी, तुम ठीक हो? मुझे सब याद है। महाकाल वह हमेशा अपने शिष्य कालासुर और एक और मणि की बात करता था। वह बर्फीला गढ़ जमीन से बहुत नीचे छिपा है और इसका द्वार एक विशाल नाग के मुख जैसा दिखता है। क्या? कालासुर कौन है वो, और कौन सी मणि? कालासुर महाकाल का सबसे क्रूर शिष्य है और वह जिस मणि को पाना चाहता था उसका नाम चंद्रिका मणि है। महाकाल जानता था कि नाग मणि को छीनने के बाद भी उसे काल दरवाजा खोलने के लिए 2 पवित्र मणियों की शक्ति चाहिए होगी। चंद्रिका मणि? वो तो परीलोक की सबसे गुप्त शक्ति है। वो मणि प्रेम के बंधन को तोड़ सकती है और श्राप को हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। बच्चों, यह महाकाल की चाल है। उसने जानते हुए भी नागमणि छीनी ताकि तुम उसे पाने बर्फीले पहाड़ों तक जाओ। और इसी बीच कालासुर यहाँ चंद्रिका मणि की तलाश करेगा जो पाताल पर्वत में छिपी है। तुम्हें महाकाल को रोकने से पहले कालासुर को रोकना होगा। हम कालासुर को रोकेंगे। आकाश, तुम्हें गढ़ का गुप्त मार्ग याद है? मुख्य द्वार के दाहिनी ओर एक गुप्त मार्ग है। तांत्रिक हमेशा वहीं से आता जाता था। चलो, मैं दोनों को लेकर चलती हूँ। पाताल पर्वत ही हमारा अगला लक्ष्य है। नंदिनी, नील परी और आकाश की यात्रा अब 2 मोर्चों पर शुरू हुई। पहला मोर्चा था बर्फीले पहाड़ों में, जहां महाकाल दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा था, और दूसरा था पाताल पर्वत, जहां कालासुर चंद्रिका मणि को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। समय तेजी से निकल रहा था और अब केवल उनकी निर्मल शक्ति ही उन्हें बचा सकती थी। नंदिनी, आकाश और नील परी ने अपनी यात्रा उत्तर की ओर शुरू की, जहां बर्फीले तूफान और महाकाल का जादू उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन उससे पहले उन्हें पूरब की ओर रुख करना था, पाताल पर्वत की ओर, जहां महाकाल का शिष्य कालासुर अपनी काली चालें चल रहा था। कालासुर को रोकना ही उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी। ये यात्रा बर्फीली पहाड़ों से विपरीत अंधेरे और सूखे क्षेत्र की ओर थी। वो हवा में उड़ते हुए भी बेचैन थी, क्योंकि आकाश और नील परी लगातार
कालासुर के जादुई कपन को महसूस कर रहे थे। नीलपरी, हमें कितनी दूर जाना है? मुझे महसूस हो रहा है कि ये जगह मेरी नागिन शक्ति को खींच रही है। मुझे अपनी शक्तियों को एक साथ रखने में मुश्किल हो रही है। जरा सावधान नंदिनी, गुरुदेव ने कहा था ये सिर्फ शुष्क हवा नहीं है, ये कालासुर का पहला जाल है। वो हमें थका देना चाहता है। नंदिनी, मुझे याद आ रहा है, कालासुर ने अपने जाल को रक्त प्यास नाम दिया था। यह जाल नाग शक्तियों को सुखा देता है। तुम्हें पानी की शक्ति चाहिए। पानी? कमल कुंड? मेरी परी शक्ति में अब कमल कुंड का पानी है। तो तुम लोग आ ही गए। तांत्रिक ने हमें रोकने के लिए अपने प्राचीन राक्षसों को भेजा है। लड़ो नंदिनी, मेरा प्रेम ही मेरा विष है। मेरी पूरी शुद्धता ही मेरी शक्ति है। अद्भुत, अद्भुत नंदिनी, तुमने उन्हें हरा दिया। तुम्हारी शक्तियाँ अब नियंत्रण में है। कालासुर का चेहरा महाकाल से कम भयानक नहीं था, पर उसकी आंखों में छल और धूर्तता अधिक थी। वो हवा में तैरता हुआ एक भयानक मुस्कान के साथ नंदिनी को देखता है। उसका आगमन उस शुष्क जमीन को और भी ज्यादा ठंडा और मृत बना देता है। कितनी निराशाजनक बात है। मैंने सोचा था कि नागिन परी मेरे राक्षसों को हराने में अपनी सारी शक्ति गंवा देगी, लेकिन तुमने मुझे आश्चर्यचकित किया। अद्भुत, अद्भुत, अति अद्भुत। तुमने अपनी आप पवित्र शक्ति से मेरे योद्धाओं को नष्ट कर दिया। कालासुर, तुम हमें नहीं रोक सकते। तुम्हारी काली चालें यहाँ काम नहीं करेंगी। हम तुम्हें चंद्रिका मणि नहीं लेने देंगे। चंद्रिका मणि? हाँ, मुझे वह चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कमजोर करना होगा। और मैं जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कौन है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आकाश! वो काली ऊर्जा आकाश को छूने से पहले नंदिनी को छू लेती है, लेकिन नंदिनी की शुद्ध परी शक्ति के कारण वो वार पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। हालांकि उस काली ऊर्जा का एक हिस्सा आकाश को छू लेता है। ये कायरता है कालासुर, तुम इस तरह से पीछे से वार नहीं कर सकते। आ, 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 मेरा शरीर, मेरी आत्मा, यह क्या हुआ? आकाश, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। अपनी परी शक्ति से मैं। नंदिनी, दूर हटो, दूर हटो। जब तक यह काला बंधन मुझ पर है, तुम मुझे छू नहीं सकती। यह हमें अलग कर देगा। मुझे लगता है यह वार मेरी यादों को, नामगढ़ के गुप्त रास्तों को धीरे धीरे मिटा रहा है। कालासुर का वार केवल शारीरिक नहीं था, ये एक स्मृति बंधन था। नंदिनी ने अपनी परी शक्ति का उपयोग करके तुरंत आकाश को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन काली ऊर्जा उसके प्रकाश को सोखने लगी। आकाश की यादें धुंधली पड़ रही थी और उसके साथ ही बर्फीले गढ़ तक पहुंचने का गुप्त मार्ग भी। यह काला बंधन, यह न केवल तुम्हारे प्रेम को कमजोर करेगा, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति आकाश की गुप्त जानकारी को भी मिटा देगा। अब तुम्हारे पास दो विकल्प है नागिन परी, या तो अपने तुच्छ प्रेमी को बचाओ या चंद्रिका मणि की तलाश में आगे बढ़ो। ये कायरता है कालासुर,
तुम इस तरह से पीछे से वार नहीं कर सकते? मैं पाताल पर्वत के सबसे ऊंची चोटी पर जा रहा हूँ। वहाँ मैं चंद्रिका मणि को असुर कुंड में विसर्जित करके महाकाल के लिए तैयार करूंगा। तुम्हारे पास मणि तक पहुँचने के लिए केवल 4 घंटे हैं। उसके बाद चंद्रिका मणि का प्रकाश हमेशा के लिए बुझ जाएगा। शुभ यात्रा। कालासुर की चुनौती स्पष्ट थी, 4 घंटे में चंद्रिका मणि तक पहुंचना, जबकि उनका सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आकाश एक जानलेवा बंधन में जकड़ा हुआ था। नंदिनी को तुरंत फैसला लेना था। नीलपरी, हम क्या करें? अगर हमने आकाश को ठीक नहीं किया तो वो मर जाएगा, और अगर हम चंद्रिका मणि के लिए नहीं गए। शांत हो जाओ नंदिनी, घबराहट में कोई निर्णय मत लो। मेरे परिलोक के ज्ञान के अनुसार कालासुर का काला बंधन एक धीमी मौत देता है। हम आकाश को तुरंत ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीधा महाकाल के जादू से जुड़ा है। नंदिनी, मणि बचाओ, मुझे छोड़ दो। मणि बचाओ, जाओ। नहीं आकाश, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। गुरुदेव ने कहा था कि मेरी प्रेम ही मेरी शक्ति है। नीलपरी, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम आकाश को बचाए बिना चंद्रमणि तक पहुंच सके? क्या कोई प्राचीन प्रतीक या मार्ग है? हाँ, पाताल पर्वत में प्रवेश का एक ही गुप्त रास्ता है। नाग राजा रुद्र और चंद्रलेखा ने एक प्रेम चिन्ह बनाया था। ये चिन्ह हमें सीधे मणि तक ले जा सकता है, लेकिन ये केवल तभी दिखाई देगा जब इसे शुद्ध परी शक्ति और मानव प्रेम के मिश्रण से छुआ जाए। प्रेम की शक्ति, रास्ता खोलो। ये रहा रास्ता, चंद्रिका मणि के कुंड तक पहुंचने का गुप्त मार्ग। आकाश, तुम मेरे साथ चलोगे। नीलपरी, तुम आगे चलो। कालासुर, अब तुम देखोगे प्रेम क्या कर सकता है। नंदिनी ने आकाश को पीठ पर लाद लिया। उसकी एक तरफ नीलपरी अपनी छड़ी लिए खड़ी थी और दूसरी तरफ आकाश का बंधन उसकी हर चाल को कमजोर कर रहा था। पाताल पर्वत का अंधेरा रास्ता उन्हें चंद्रिका मणि और कालासुर के अंतिम जादू की ओर खींच रहा था। उनके पास अब केवल कुछ ही घंटे थे। ये सुरंग पाताल पर्वत के हृदय की ओर जाती थी और यहाँ की हवा किसी पुरानी दबी हुई शक्ति से भरी हुई थी। नंदिनी को अपनी परी शक्ति से आकाश के आवरण को बनाए रखने में हर कदम पर संघर्ष करना पड़ रहा था। ये नागपरी का मार्ग है नंदिनी। इसे नागराज रुद्र ने बनवाया था ताकि कोई असुर चंद्रिका मणि तक ना पहुंच पाए। हमें तेजी से चलना होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ नीलपरी, लेकिन आकाश का बंधन ये उसकी यादों को तेजी से मिटा रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि हम समय से पिछड़ रहे हैं। रुको, ये कालासुर का दूसरा जाल है, स्मृति शिकंजे। अगर इन बेलों ने तुम्हें छुआ तो वो तुम्हारी भी सारी यादें सोख लेंगी। ओह, मुझे क्या करना चाहिए? मैं आकाश को नीचे नहीं रख सकती। इन बेलों को परिप्रकाश से नहीं, बल्कि प्रेम की शुद्धता से ही रोका जा सकता है। नंदिनी, तुम्हें अपनी शक्ति को सांत्वना की ढाल में बदलना होगा। मेरा प्रेम ही मेरी ढाल है, ये कोई याद नहीं छीन सकता। अद्भुत, तुम्हारा प्रेम सचमुच अनियंत्रित शक्तियों से ज्यादा शक्तिशाली है। चलो नंदिनी, कुंड नजदीक है। चंद्रिका मणि पूर्णिमा की चांद की तरह चमकती हुई कालासुर के हाथ में थी। वो मणि को कुंड में विसर्जित करने ही वाला था। अब समय जरा भी नहीं बचा था। स्वागत है नागपरी।
4 घंटे समाप्त। अब चंद्रिका मणि हमेशा के लिए महाकाल की हो जाएगी। यह शक्ति काल दरवाजा खोलेगी। रुक जाओ कालासुर, ये मणि मेरी है, तुम इसे अपवित्र नहीं कर सकते। नील परी की छड़ी कालासुर के हाथ से टकराती है, जिससे मणि उसके हाथ से छूटकर हवा में उछल जाती है। कालासुर गुस्से से नील परी पर हमला करता है। तुम तुच्छ परी, तुम्हारा साहस कैसे हुआ? मैं मणि वापस लेकर रहूंगी। इतनी तेजी? लेकिन तुम अकेली हो। तुम्हारा पवित्र शक्ति मेरा वार नहीं रोक सकती। मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है। कालासुर का वार तेजी से नंदिनी की ओर बढ़ता है। नंदिनी मणि को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है। मेरा प्रेम ही मेरा समर्पण शक्ति है। कालासुर, अब तुम्हारे गुरु महाकाल को मेरा संदेश दे दो। नागमणि मेरी है, चंद्रिका मणि मेरी है और मैं बर्फीले पहाड़ों पर उससे मिलने आ रही हूँ। काल दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। महाकाल ने कहा था केवल एक मणि। नंदिनी चंद्रिका मणि को सुरक्षित कर चुकी थी, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य अभी भी दूर था। महाकाल, नागमणि और केवल 3 दिन की बची हुई समय सीमा। उसने आकाश को सुरक्षित किया और नील परी के साथ मिलकर बर्फीले पहाड़ों की ओर अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। अंतिम और सबसे बड़ा युद्ध अभी बाकी था। नंदिनी, जिसके हाथ में अब चंद्रिका मणि थी, नील परी के साथ बर्फीले तूफान से गुजरकर गढ़ के गुप्त मार्ग से अंदर प्रवेश करती है। आकाश को गुरुदेव के पास मंदिर में सुरक्षित छोड़ कर आई है। नंदिनी के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि अंतिम संकल्प और शुद्ध प्रेम की आभा है। नंदिनी, देखो, वही है काल दरवाजा। वो लगभग खुल चुका है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं जानती हूँ महाकाल अपनी सबसे बड़ी शक्ति पर काम कर रहा है। हमें उसे बीच में ही रोकना होगा। नागिन परी, तुम यहाँ आ गई। तुमने कालासुर को हरा दिया, लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता थी। अब मेरे पास दोनों मणियां होंगी, नागमणि और चंद्रिका मणि। ये नहीं हो सकता महाकाल। चंद्रिका मणि प्रेम और मुक्ति की शक्ति है। मैं इसे काल दरवाजा खोलने के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। नागमणि मेरी है और मैं उसे वापस लेने आई हूँ। प्रेम, तुम्हारा तुच्छ प्रेम, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब तुम्हारी परिशक्ति मेरी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। नंदिनी, चंद्रिका मणि का प्रयोग करो। क्या यह मणि इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? क्योंकि इसमें परी राजकुमारी चंद्रलेखा का शुद्ध प्रेम है, जो किसी भी अंधेरे को नष्ट कर सकता है। जब महाकाल नंदिनी पर हमला करने में व्यस्त था, नील परी चुपके से नागमणि की ओर बढ़ती है। महाकाल, तुम यहाँ मेरी छड़ी से नहीं बच पाओगे। चंद्रिका मणि, नागमणि को मुक्त करो। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी शक्ति। नागमणि के वापस आते ही नंदिनी के शरीर में नागिन शक्ति और परी शक्ति का पूर्ण मिलन होता है। उसका शरीर एक तेज हरे नीले प्रकाश में चमक उठता है। वो अब पूर्ण नागिन परी थी। उसके अंदर से
एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर निकलती है जो पूरे गढ़ को हिला देती है। महाकाल, ये मेरी शक्ति है और मेरा प्रेम अब मेरी ढाल नहीं बल्कि मेरी अग्नि है। तुम पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई हो। अब और नहीं तांत्रिक, जाओ और अपने किए का परिणाम भुगतो। नंदिनी का वार इतना जबरदस्त था कि वो काल दरवाजे से टकराता है। काल दरवाजा एक भयंकर विस्फोट के साथ टुकड़ों में टूट जाता है। महाकाल जो दरवाजे के पास था उस विस्फोट की शक्ति से दूर गिर जाता है और धुएं में बदल जाता है। नंदिनी और नीलपरी थकी हुई लेकिन विजयी मंदिर में प्रवेश करती है। नंदिनी के हृदय में नागमणि और हाथ में चंद्रिका मणि चमक रही थी। नंदिनी, नंदिनी, तुम ठीक हो? मुझे पता था तुम महाकाल को हरा दोगी। मेरा प्रेम ही मेरी शक्ति है आकाश। अब दोनों मणियां एक साथ है। नंदिनी, तुम्हारा श्राप अब टूट चुका है। तुम अब एक पूर्ण नागिन परी हो। प्रेम और शक्ति का संतुलन। अब मेरा कंगन। कंगन की जरूरत अब नहीं है पुत्री। तुम्हें बांधने के लिए अब कोई बंधन नहीं रहा। तुम अब पूरी तरह से मुक्त हो। नागमणि और परी का श्राप टूट चुका था। नंदिनी ने अपनी पहचान और अपना प्रेम दोनों पा लिया था। नागलोक, परीलोक और मानव लोक के बीच संतुलन लौट आया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए, एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड करने से क्यों बचना चाहिए। इसमें क्या है कि आपको लॉस का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में एकदम लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आपको एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड करने से बचना चाहिए। अगर आप लोग बिगनर्स है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए तुरंत मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ एकदम लाइव मार्केट में। देखिए आज सेंसेक्स का तो आज इसका एक्सपायरी नहीं है। आप देख सकते हैं ये टोटल आपको इंडेक्स है, देख सकते हैं सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो इंडेक्स में जो एक्सपायरी चल रहा है ये आपका सिर्फ मंथली एक्सपायरी में जो 4 गो का है यहाँ आपको दिख रहा है, बाकी यहाँ भी देख सकते हैं सबका है। सिर्फ आपको निफ्टी का और सेंसेक्स का, सिर्फ आपको यहाँ से निफ्टी का और सेंसेक्स का, ठीक है, निफ्टी सेंसेक्स का ही आपको वीकली एक्सपायरी भी है और आपको मंथली एक्सपायरी भी है। ठीक है, मंथली और वीकली, बाकी सब में आपको मंथली है, चाहे स्टॉक फ्यूचर में टोटल आपको मंथली है। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब देखिए मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। तो आज इसका निफ्टी का एक्सपायरी है। ठीक है, आज आपको ट्यूसडे है, इसका आपको थर्सडे को रहता है। ठीक है, पहले इसका रहता था ट्यूसडे को, इसका थर्सडे को, लेकिन अब अपोजिट हो गया। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसका यहाँ से पहले चार्ट लगा देता हूँ। ये 3 मिनट का चार्ट है, उससे फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी टाइम फ्रेम में हो। मैं आज आपको यहाँ से दिखाऊंगा कि ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए मैं इसका प्रीमियम का यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ऑप्शन चैन को। ये देखिए मैंने यहाँ से इसका ऑप्शन चैन को ओपन कर लिया। ठीक है, ये निफ्टी का है क्योंकि आज इसका एक्सपायरी है जो कि आज 17 फरवरी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए 17 फरवरी क्या है, इसका वीकली एक्सपायरी है। ठीक है, और इसका आज एक्सपायरी है, मतलब वीकली है। अब देखिए अभी जो मार्केट चल रहा है देख सकते हैं 25,654 के आसपास चल रहा है, इस रेंज में मार्केट है अभी। ठीक है, अब देखिए कि इसमें आपको ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए, खासकर जो बिगनर्स है उसको क्यों बचना चाहिए एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड करने से। आपको ट्रेड ही करना है ना, तो आप इसमें कर सकते हैं, सेंसेक्स में कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में, या फिर आप इसका नेक्स्ट वीक का कर सकते हैं एक्सपायरी में। देखिए नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी में कीजिए। ये देखिए 24 फरवरी का नेक्स्ट एक्सपायरी है, ये आपको मंथली एक्सपायरी भी है। ठीक है, क्योंकि 24 तारीख तक ही इसका फरवरी छोटे महीने का है ना, इसीलिए। ठीक है, फिर आपको नहीं समझ आया तो 2 मार्च का कीजिए। ठीक है, लेकिन देखिए 17 फरवरी आज इसका एक्सपायरी, तो इसमें आपको ट्रेड क्यों नहीं करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है ना, इसमें देखिए यहाँ से इसको हटाता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है ना, आज के दिन जो है ना वॉल्टिलिटी बहुत तेज होता है। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं ना, जानबूझ करके मार्केट में बड़ा बड़ा उछाल ले आएंगे ऐसे, चाहे पुट साइड में चाहे कॉल साइड में, समझ गए। चाहे पुट में बहुत मतलब तेजी के साथ मतलब आपका एसएल कटवाएंगे। ठीक है, और एसएल क्या होगा, आपको एक्सपायरी में एसएल काम ही नहीं करेगा, या तो आपको बहुत बड़ा एसएल देना होगा। तो ज़्यादा बड़ा एसएल अगर आप दीजिएगा तो क्या होगा, आपका वहाँ पे लॉस, मतलब क्या एसएल बड़ा मतलब कि वहाँ क्या लॉस आप ज़्यादा ले रहे हैं। आपका लॉट पे डिपेंड करता है आप कितना लॉट ले रहे हैं। ठीक है ना, तो उसमें आपको एसएल एक्सपायरी डे के दिन, क्योंकि प्रीमियम जब मार्केट ऊपर नीचे होगा, बड़ा प्लेयर से जब करा रहे ऊपर चाहे नीचे, तो आपका प्रीमियम भी तो होगा ना ऊपर नीचे।
ठीक है। अब ये कॉल का प्रीमियम है, ये पुट का प्रीमियम है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लोग कॉल का ऑप्शन प्रीमियम कब बाय करते हैं, तो प्रीमियम हो गया, ये सब क्या है, इसका प्रीमियम है। ठीक है, ये हो गया ITM हो गया, ये हो गया आपको OTM। ठीक है, ठीक है, और ये हो गया आपको ITM, ये हो गया OTM, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, इन द मनी, ये हो जाता है बीच का एट्रियम। ठीक है, तो आपको पता होगा हम लोग क्या बाई करते हैं कॉल का ऑप्शन, जब हम लोग को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, कॉल का ऑप्शन को बाई करते हैं। ठीक है, जब हमको लगता है नीचे जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, पुट का ऑप्शन को बाई करते हैं। ये तो आप लोग को आप पता ही होगा। ठीक है, लेकिन जब आपको पता है कि डायरेक्शन बहुत अच्छा है, कि हमको लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो हम एक्सपायरी में क्यों ट्रेड लें। ठीक है, मान के चलिए आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ले सकता हूँ। ठीक है, ले सकते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपको एसएल मैनेज करना बहुत दिक्कत है। ठीक है, आपको अगर अच्छा डायरेक्शन पता है, ठीक है, मान के चलिए आपको लग रहा है यहाँ से ऊपर ही जाएगा, तो फिर बाई कीजिए, क्योंकि आपको लग रहा है ऊपर जाएगा। तो एक्सपायरी डे के बाई भी कर रहे हैं ना, तो अगर आपको लग रहा है ऊपर जाएगा तो फिर आपके लिए एकदम राइट है, एकदम राइट है। लेकिन जहाँ आपका डायरेक्शन गलत हो गया, तो वहाँ आपका एसएल बहुत तेज़ी के साथ मारेगा, वहाँ बहुत बड़ा लॉस ले सकते हैं, एसएल तक का ही। ऐसे नहीं लगाइएगा तो पूरा वाइप आउट हो जाएगा, समझ गए, जितना का ट्रेड लीजिएगा पूरा। क्योंकि देखिए आपको पता होगा आउट ऑफ द मनी में क्या होगा आज के दिन, ये आपको 0.05 बचेगा। आउट ऑफ द मनी का जितना वैल्यू है 0.05 बचेगा, 0.05 इधर का इधर का। सिर्फ किसमें बचता है, आपको इन द मनी का ही वैल्यू बचता है। किसमें बचता है आपको, इन द मनी का, इधर भी इन द मनी है, इधर है, आपको वैल्यू बचेगा प्रीमियम का, इधर ही बचेगा, इधर का सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, एसएल कटवाने के लिए क्या करेंगे, बड़ा बड़ा मूव देंगे एक्सपायरी डे के दिन, समझ गए। तो उससे क्या होगा, प्रीमियम आपको जल्दी घटेगा, बढ़ेगा। ठीक है, बहुत तेज़ी से। तो इसमें क्या होगा, आपका एसएल का चांस क्या होगा, आपका एक बार एसएल कटा, 2 बार एसएल कटा, अब क्या कीजिएगा, बार बार आपका मूड खराब होगा, एसएल तो कट गया, उसमें क्या कीजिएगा, मेरा लॉस हुआ, मेरा ट्रेड सही था, क्या कीजिएगा, रिवेंज ट्रेडिंग लीजिएगा, ओवर ट्रेडिंग कीजिएगा, तो ऐसे लॉस तो आपका ऐसे ही बढ़ रहा है, समझ गए। तो इसमें नया ट्रेडर्स क्या होता है, फंस जाता है, बिगनर्स, समझ गए। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम डीके। ठीक है, देखिए टाइम डीके कैसे लॉस होता है। देखिए यहाँ से मार्केट एक चल रहा है, मान के चलिए 11 बज रहा है, यहाँ देखिए टाइम 11 बज रहा है, ठीक है, और यहाँ 12 है। ठीक है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अब देखिए अभी मार्केट क्या है, 25,600 के आसपास। ठीक है, 25,000 मान के चलिए 600 के आसपास। ठीक है, अब मार्केट 12 बजे तक भी, यहाँ 12 बजे तक भी 25,600 भी रह गया ना, तो चाहे आपका कॉल का प्रीमियम हो, चाहे आपका पुट का प्रीमियम हो, ये आपको मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा। और जो गल के इसका जो गल के गया कहाँ, इसका प्रॉफिट कौन ले गया, सेलर। कौन ले गया, सेलर ले गया, समझ गए। तो थीटा डीके से जो बायर्स को लॉस होता है वो सेलर्स का दोस्त होता है। हम लोग ऑप्शन का प्रीमियम जो बाय करते, किससे बाय कर रहे हैं, किसी से ले रहे हैं ना, तो हम लोग किससे लेते हैं, सेलर्स को। तो इसका थीटा डीके का जो बेनिफिट होता है किसको जाता है, सेलर्स को जाता है, समझ गए। तो आपका प्रीमियम मान के चलिए 1-2 बजे तक भी अगर 25,660 के आसपास ही रह गया ना, आप लोग सोच रहे कि 5,000 इधर लगा दे कॉल साइड में सेम प्रीमियम का रेट का, अब 5,000 इधर लगा दे, आप लोग सोच रहे हैं। तो क्या होगा, अगर आपके डायरेक्शन में कोई भी साइड चला गया, चाहे कॉल साइड या पुट साइड, ठीक है, अगर आपके डायरेक्शन में एक साइड चला गया तब तो चलिए आपको 5,000 का 10,000 15,000 कर देगा, लेकिन इधर का आपको कितना बचेगा, 400-500, फिर भी आप प्रॉफिट में रहिएगा। और इधर भी मान के चलिए आपके डायरेक्शन चला गया तो आपको 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर दे, लेकिन इधर क्या होगा, लॉस होगा, फिर भी आप प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन यही चीज़ तो अगर साइडवेज रह गया, ऐसे ऐसे रह गया ऐसे, तो क्या होगा, आपको 5-5 हज़ार का दोनों होगा, पहले 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार, मतलब वैल्यू घटते चला जाएगा। लास्ट में अगर आपका डायरेक्शन में नहीं गया तो आपका प्रीमियम क्या हो जाएगा, 0.05, मतलब आपने जितना भी लगाया हो 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, फिर 50-50 करोड़, यानी 100 करोड़ लगाया ना, सब हो जाएगा जीरो, जी टोटल हो जाएगा जीरो। तो कहने का ना साइडवेज मार्केट है। देखिए अब यहाँ से साइडवेज हो गया, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए तो 1 2 3 4 5वां कैंडल जो बन रहा है, मतलब एक कैंडल आपको 3 मिनट का है, यानी पिछला आपको 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, मतलब यहाँ 15 मिनट मार्केट बिता दिया। देखिए 3 6 9 12 15, ये अभी क्लोज नहीं किया है, किधर क्लोज करेगा देखिए, ठीक है। तो 15 मिनट जिसका प्रीमियम अगर इसके पास में होगा 26 का, वो क्या हो गया होगा, मतलब 27 है अभी, लेकिन पहले इसका 30 होगा या 31 होगा, ये मेल्ट हो गया। ये मान के चलिए ये भी बढ़ा होगा, ये भी मेल्ट हो गया, समझ गया। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा बहुत तेज़ी के साथ मेल्ट होगा, समझ गए। तो इसमें थीटा डीके बहुत तेज़ी से होता है, तो इसलिए तो बचना चाहिए। इसमें जो बड़ा प्लेयर्स जो होते हैं वो छोटे प्लेयर्स को क्या करते, फंसाते हैं, क्या करेंगे, वही मूव देंगे,
एसएल कटवाएंगे इधर उधर, फेक ब्रेकआउट, तुरंत फंसने का चांस रहता है, फेक ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेक डाउन हो जाएगा, समझ गए। तो इसमें रिटेल ट्रेडर्स का क्या होता है, लॉस हो जाता है। प्रीमियम क्या होता है, जल्दी जीरो हो जाता है, समझ गए। बिगनर्स के लिए क्या होता है, ये रिस्की दिन होता है। बिगनर्स के लिए ये आपको रिस्की होता है, बहुत ही रिस्की होता है, समझ गए। अब देखिए, अब क्या बिगनर सोचते हैं कि यार आज एक्सपायरी है, प्रीमियम आपको क्या मिलेगा, सस्ता मिल जाएगा। आप लोग को लगता है ना कि देखिए 26 रुपये का हमको, आपको लग रहा है 1000 2000 में आपको एक लॉट मिल जाएगा, समझ गए। एक लॉट में आपको कितना रहता है, एक लॉट में 65 क्वांटिटीज रहता है। आपको लग रहा है कि चलो ये मुझे मिल जाएगा, बहुत कम में मिल जाएगा, जीरो हीरो। तो ये सब उतना, जो बड़ा प्लेयर्स उतना मूर्ख नहीं है, जो सेलेक्ट में बैठा हुआ है सपोर्ट असिस्टेंट पर, वो उतना मूर्ख नहीं है, समझे। वो कभी कभी किस्मत से होता है, नहीं तो फिर एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड कीजिएगा तो फंस जाइएगा, समझ गए। तो इसमें क्या होता है, जो एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर होते हैं वही सब में ट्रेड करते हैं, खासकर एक्सपायरी में, समझ गए। बिगनर से कीजिएगा तो फिर लॉस हो जाएगा, समझ गए। इसमें आपको क्या होगा, बार बार एसएल होगा और थीटा डी के दो के कारण आपको लॉस होगा, समझ गए। आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ से एकदम लाइव करके दिखा रहा हूँ, ये आपको प्रीमियम में आपको ही पता है। देखिए, अगर आपके डायरेक्शन में गया तो बहुत ओके है, समझ गए। अगर आपके डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन धीरे धीरे भी जा रहा है ना, तो आपका प्रीमियम मूव नहीं करेगा, तो आपको उससे भी लॉस हो जाएगा। सोचिए, आपने भले कॉल का किया लिया, लेकिन क्या प्रीमियम ऐसे ऐसे नहीं जा रहा है, तेज़ी से जा रहा है, कैसे धीरे 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 धीरे। तो आपका प्रीमियम क्या होगा, जितना में उठेगा उतना में उसका डीके हो जाएगा, क्योंकि 11 से 12 गया तो ऊपर ही, लेकिन क्या है, टाइम लेके गया ना, तो इससे भी आपको क्या होगा, लॉस होगा। अब जा रहा है, नीचे ही जाना है, लेकिन जा रहा है धीरे धीरे, ऐसे ऐसे एक बार गिर जाए तो चलिए सही, ये प्रॉफिट हो जाएगा आपको, लेकिन जा रहा है कैसे, धीरे धीरे, तो क्या होगा, आपको वहाँ भी लॉस हो जाएगा, समझ गए। तो लॉस हुआ, इसी कारण सब आपको लॉस होता है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो एक्सपायरी दिन क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए, समझ गए, एकदम अवॉइड कर दीजिए, एकदम, समझ गए। आपको लेना ही है डायरेक्शन में, तो आप दूसरा इंडेक्स में बाइक सेल कीजिए, और नहीं तो फिर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिए। देखिए, नेक्स्ट एक्सपायरी का कर सकते हैं, यहाँ से प्रीमियम बाई कर सकते हैं। आपको लग रहा है ऊपर जाएगा तो कॉल का लीजिए, लग रहा है आपको नीचे जाएगा तो पुट का लीजिए, सीधी सी बात है, समझ गए। इसीलिए एक्सपायरी डे के दिन लॉस होता है, खासकर बिगनर्स को, क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनको पता है कि कैसे क्या करना है, समझ गया। उन लोग को रिटेलर्स कैसे फंसाना है उन लोगों को पता रहता है, समझ गया। देखिए, आज इसका एक्सपायरी है और आपको 2 दिन बाद सेंसेक्स का एक्सपायरी रहेगा, समझ गए। तो इसीलिए जो इतना लॉस हो रहा था, 90% डाटा जो सेबी ने बताया था, तो क्या एक्सपायरी डे के दिन हो रहा था लॉस। इसीलिए एक्सपायरी डे क्या किया गया, तब इंडेक्स का, इसका एक्सपायरी तो है ये अभी, और इसका है वीकली, बाकी जो इस सब का एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का, और देखिए मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, और आपको था, देखिए बैंकैक्स का था, ये देखिए बैंकैक्स का भी था, देखिए इसका भी था, फिर आपको मिड कैट का भी था, सबका वीकली एक्सपायरी था और मंथली था। तो फिर सेबी क्यों बंद कर दिया वीकली, लॉस हो रहा था, ट्रेडर्स को लॉस हो रहा था ना, बिगनर्स को, समझ गया। सिर्फ 90% जो इसी में लॉस हो रहा था, 90%, समझ गया, जीरो हीरो करता था बहुत कोई, इसीलिए। और अब सिर्फ इसीलिए सबको बंद करके सिर्फ आपका मंथली कर दिया गया है। स्टॉक फ्यूचर में तो आपका मंथली ऐसे भी रहता है, बाकी अभी सिर्फ सेंसेक्स में मंथली वीकली है और आपको निफ्टी में मंथली वीकली है, समझ गए। तो रीजन भी है बंद करने का एक्सपायरी का, समझ गए। आई होप को समझ में आ गया होगा कि एक्सपायरी डे के दिन क्यों नहीं आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में गाइस, ठीक है, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। देख सकते हैं ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और अब 1 मिनट 5 मिनट का लगाता हूँ। तो देखिए 5 मिनट में 1 2 3 4 यानी 20 मिनट से मार्केट क्या इसी रेंज में, देखिए 20 मिनट से मार्केट क्या आपका इसी रेंज में, देखिए ऊपर भी गया तो थोड़ा सा गया, तो क्या होगा, आपने 30 में प्रीमियम बाई किया है, ठीक है, और ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो कितना बढ़ेगा, थोड़ा सा गया, फिर देखिए ऐसे नीचे आ जा रहा है, समझ गया। ये 30 का वहाँ का 30 ही रह जाएगा, समझ गए। तो वैसे भी क्या होगा आपको लॉस, क्योंकि आपका लॉस का क्या, टाइम भी तो जा रहा, आपने बाई किया था, मान के चलिए ये आपका यहाँ कितना बज रहा था, यहाँ मान के चलिए आपको 10:50 हो रहा, अब ये 11:10 के पास मान के चलिए हो रहा है, 11 बज रहा है मान के चलिए, ठीक है, अब ये 11 बज रहा है, आपने बाई किया था 10:50 में, इसी रेंज में था, क्या हुआ, टाइम भी था, फिर मार्केट अभी यहीं पे है, समझ गए। तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, 31, थोड़ा सा नीचे आएगा तुरंत आपका एसएल कट जाएगा, मान के चलिए आपने एसएल कहीं भी लगाया हो यहाँ हुआ, ठीक है गाइस। इसलिए एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए, समझ गए। तो ये सब आपको बात को ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा चलो इस वीडियो में मतलब इस टॉपिक को कवर कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बिगनर्स काफ़ी लॉस करते हैं, खासकर एक्सपायरी डे के दिन, ठीक है गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।